क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध में फंस गए हैं? अमेरिकी जनता के बढ़ते दबाव और युद्ध की जटिल परिस्थितियों में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बेहद कठिन स्थिति खड़ी हो गई है। मिडिल ईस्ट में स्थिति गंभीर है, जहां इजरायली हमलों के बाद ईरान ने काउंटर अटैक किया और अब यह संघर्ष केवल युद्ध तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल संकट और रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाला संघर्ष बन गया है। अमेरिकी प्रशासन ने इस क्षेत्र में हजारों सैनिक भेजे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप इस युद्ध को किस दिशा में लेकर जाएंगे और कब तक इसे समाप्त करेंगे। मिडिल रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध शुरू हुए 2 हफ्ते से अधिक समय हो चुका है और राष्ट्रपति के सामने अब निर्णायक कदम लेने की चुनौती है। उन्हें तय करना होगा कि क्या महत्वाकांक्षी रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए या फिर सीमित सफलता के साथ पीछे हटने का रास्ता अपनाया जाए। विशेषज्ञों का यह मानना है कि दोनों विकल्पों में गंभीर जोखिम है। युद्ध जारी रखने पर अमेरिकी सैनिकों की जान और आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जबकि पीछे हटने से अमेरिका के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा न कर पाने का खतरा है। इस बीच मिडिल ईस्ट में तेल और गैस फील्ड पर हुए हमलों और हार्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट को साफ तौर पर बढ़ा दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सहयोगी देशों की स्थिरता पर असर पड़ा। ईरान को भी नुकसान हुआ। मिडिल सिस्टम, एयरफोर्स और नेवी को टारगेट किया गया और उनके संसाधनों को कमजोर किया गया। लेकिन अचानक कदम पीछे लेने से अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताएं अधूरी रह सकती हैं, जिसे ईरान के परमाणु क्षमताओं पर नियंत्रण और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। अमेरिकी जनता और कांग्रेस में भी इस युद्ध को लेकर बहस तेज है। बढ़ती लागत और राजनीतिक दबाव ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है, जिससे राष्ट्रपति को सीमित समय में स्पष्ट रणनीति तय करनी होगी। ट्रंप अब जोखिम भरे युद्ध और रणनीतिक सफलता के बिना बाहर निकलने के बीच फंसे हुए हैं और ये उनके कार्यकाल का सबसे कठिन निर्णय माना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप के पास इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए कोई रणनीतिक विकल्प बचा है? क्या अमेरिका को और सैनिक भेजने की जरूरत होगी या सीमित सफलता के साथ पीछे हटना होगा? और क्या इस युद्ध का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया में स्थिरता प्रभावित होगी? इस पूरे परिदृश्य पर आज के शो में हम विशेषज्ञों और अतिथियों से खुलकर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि अभी की जो परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में लगातार दुविधा ये है कि आगे बढ़े या फिर पीछे हटे, क्योंकि अमेरिकी जनता भी लगातार अपने राष्ट्रपति से जवाब मांग रही है। जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये दबाव बढ़ रहा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं पीछे हटने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में एक तरफ और देश भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं, उन हमलों के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने हजारों सैनिक क्षेत्र में भेजे हुए हैं। वॉर जोन में ट्रंप फंसे हुए, वो हम आपको बता रहे हैं। युद्ध जारी रखने या पीछे हटने का निर्णय ट्रंप पर ही आधारित होगा। बता रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की जान और आर्थिक जोखिम लगातार बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ तेल और गैस संकट ने वैश्विक स्थिरता को साफ तौर पर प्रभावित किया है। ईरान के मिसाइल सिस्टम और नेवी को बाहरी नुकसान पहुंचेगा। युद्ध में अचानक पीछे हटने से रणनीतिक लक्ष्य अधूरे भी रह सकते हैं। अमेरिका में युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी जनता, विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार जबरदस्ती क्यों इस युद्ध को आगे बढ़ाया जा रहा है। 14 से 15 दिन हो चुके हैं, लगातार जानमाल का नुकसान हो रहा है। ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। दबाव बढ़ने के साथ साथ और देशों में गैस की कमी, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और भी बड़े संकट यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब ट्रंप पर दबाव है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस युद्ध को शांत कर दिया जाता है या फिर इसी तरीके से जान और माल का नुकसान ट्रंप और अमेरिका वासी करते ही रहेंगे, क्योंकि अमेरिकी नागरिक साफ तौर पर यह जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार इस युद्ध को बढ़ाया क्यों जा रहा है। और इस युद्ध में जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों की जान भी जा रही है, वो भी एक गंभीर सवाल यहाँ पर पैदा कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से दबाव बढ़ा है, तो उसके बाद अब पीछे हटने की रणनीति अपनाई जाएगी। पीछे हटेगा अमेरिका तो किस तरीके से हटेगा, क्या शर्तें रहेंगी, ये सब भविष्य है। और आपको बता रहे हैं कि इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ इस चर्चा को अब हम आगे भी बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्थिति कब तक सामान्य हो पाएगी। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हैं विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी। पुष्कल जी, स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तेजावत है, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। पीयूष मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक। पीयूष जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत अरविंद जी मैं आप ही के साथ करूंगा। समझने की कोशिश आपसे यह करनी है और आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि स्थिति और परिस्थिति क्या बन रही है।
राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जो दबाव है, पीछे हटे या फिर जारी रखें इस युद्ध को? आपके हिसाब से अभी रणनीति क्या कह रही है, परिस्थिति क्या कह रही है? पीछे अगर अमेरिका हटेगा तो किस पैमाने पर हटेगा? क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी? देखिए प्रद्युमन साहब, यहाँ जो खासकर अमेरिकी खेमे में दो तरीके के विचार हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जब कुछ सीमित जो उद्देश्य है वो पूरे कर लिए जाए, जो टारगेट से पूरे कर लिए जाए, उसमें वो खासकर इरानियन नेवी को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं और जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको बम्बार्डमेंट और मिसाइलों से एकदम बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं ताकि उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगे। एक ये भी तरीका हो सकता है कि जो वहाँ की टॉप लीडरशिप है, जिनमें से कुछ लोगों को मार दिया गया है, बाकी और लीडरशिप को मार दिया जाए। तो एक तो यह रणनीति हो सकती है और एक दूसरी रणनीति ये हो सकती है कि हम किस तरीके से अपने पांव को पूरी तरीके से बाहर खींच ले जाए और जो बड़ा जो नुकसान हुआ है उसको हम भरपाई न कर सकने की स्थिति में आने से पहले ही हम यहाँ से एक सम्मानजनक तरीके से निकल जाए। पर एक बड़ी रणनीति जिसका अंदेशा ज्यादा है कि खासकर खार्ग आइसलैंड है, वहां पे ईरान का 90% जो ऑयल है वहां से निकल रहा है और वो समुद्र में है, मतलब मेन लाइन से थोड़ा बाहर है। तो अमेरिका उस पे कंट्रोल करके या उसको नेस्तनाबूद करके जो ईरान के इकोनॉमिक सोर्सेज है उसको बिल्कुल खत्म कर सकती है और उसके बाद में जिसको हम बूट्स ऑन ग्राउंड या सोल्जर्स ऑन ग्राउंड हम जिसको बोलते हैं वो कर सकती है। पर इसकी संभावना या इसकी पॉसिबिलिटीज में काफी खतरे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी यूनाइटेड स्टेट इसी को एसेस कर रहा है। अगर ठीक है, कहीं ना कहीं ये है कि आगे की परिस्थिति जो है बनती हुई नजर आएगी। पीयूष जी, आप किस तरीके से पूरी परिस्थिति को यहाँ पर अभी देख रहे हैं? ट्रंप वॉर जोन में तो फंसे हुए हैं, पीछे हटने का निर्णय यार लिया जाएगा या फिर युद्ध जारी रहेगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन जो है वो एक स्ट्रेटेजिक वॉर पे इनको ले जाने से ज्यादा ये देखने लायक है कि इन्होंने एक हाई रिस्क और लो गेन वाला गेम जो है उसमें ये एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे इस मौके पे अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं एक उसमें एक फटीग, स्ट्रेटेजिक फटीग परिलक्षित हो रही है और ये एक नैरेटिव का अब बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे न केवल डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप को एक मजबूत लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश करने का मौका हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, बल्कि अमेरिका एज अ होल फॉर द फर्स्ट टाइम एक वीक फुटिंग पे दिख रही है। यूरोपियन देश ऑलरेडी इनसे किनारा कर चुके हैं, साउथ एशियन देश जो है वो ऑलरेडी इन चीजों से त्रस्त है, क्योंकि ईरान पे जब संकट आता है तो ये बात समझने वाली है उसके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का, जिसके कारण ये पूरे विश्व के हर जेब को अफेक्ट करता है, हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है। तो ये वॉर पे ईरान जो है कभी भी खुल के एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर ही ईरान हमेशा लड़ता है, जिसके कारण पूरे विश्व में कहीं इंश्योरेंस बढ़ रहे हैं, शिपिंग लाइन की कॉस्टिंग्स बढ़ रही हैं, लोगों के सीधे सीधे जेब पे असर पड़ रहा है, व्यापार पे असर पड़ता है। और ये अभी जैसे देखिए हमारे भारत को भी यदि हम भारत के नजरिए से देखें तो 85% हमारा आयात वहां से होता है क्रूड ऑयल का। उसके अलावा 80% वहां के जो करीबन 80% आबादी है वो एक्सपैट्स की है, वो इंडियंस हैं। तो इस टाइप के मुद्दे जो हैं वो सीधे सीधे देश को अफेक्ट करते हैं और अमेरिका पहली बार यहां पे फंसता हुआ इस तरीके से नजर आ रहा है कि उनको एक एग्जिट नहीं मिल पा रहा है जो कि ग्रेसफुल हो। तो ये एक बहुत मतलब फंस गए हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बड़ा ट्रैप में अब ये निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यानी कि कुल मिला के आप भी कह रहे हैं कि जो ट्रैप में ट्रंप फंसे हुए हैं उससे निकलना काफी मुश्किल साबित होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। पुष्कल जी, आप किस तरीके से इसको समझ पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं और देश भी यहाँ पर दबाव बना रहे हैं, विपक्षी पार्टियां दबाव बना रही हैं ट्रंप पर, अमेरिकी जनता भी दबाव बना रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक अलग पैमाना अपनाया जाएगा, उसके बाद वापसी कर ली जाएगी इस युद्ध से? देखिए प्रद्युम्न जी, ये जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ईरान अमेरिका के ट्रैप में फंस रहा है और अमेरिका ने इस बार जो वार चला है, जो दांव चला है, वो दांव ऐसा उसने रखा है कि चित में भी उसकी विजय और पट में भी उसकी विजय। मैं सेंटिमेंटल होकर के बात नहीं करूँगा, सेंटिमेंट्स तो हमारे ईरान के साथ ज़्यादा हैं, लेकिन बात यह है कि देखिए जितनी वॉर प्रोलॉन्ग होगी उतना नुकसान ईरान का होगा।
जो वर्ल्ड क्राइसिस पैदा करने का एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बढ़ाने की टैक्टिक्स ईरान चल रहा है कि दुनिया में लोगों को दिक्कत हो जाए ऑयल की, गैस की। दुनिया में दिक्कत हो जाएगी क्या, तो क्या दुनिया अमेरिका के ऊपर अटैक कर देगी? दुनिया में दिक्कत अमेरिका पैदा करना चाहता है गैस की, इसको समझिए। इजराइल ने कल ही इनके गैस के तेलों पे, ईरान के जो है ठिकानों पे हमले किए हैं। वो हमले क्यों किए हैं इन्होंने? इसलिए किए हैं जिससे गैस संकट और गहराए। 20 से 22 दिन अगर गैस संकट और बढ़ता गया तो पूरा विश्व त्राई त्राई करेगा। और त्राई त्राई करने में होता क्या है कि लोग ये कहते हैं, पूरा विश्व ये कहता है, पैरिया स्टेट मान लेता है ईरान को कि अपनी जिद पे अड़ा है, मान नहीं रहा है, और वो कहता है कि भाई हमको इससे निजात दिलाओ किसी भी तरह। और दैट विल जस्टिफाई ट्रम्प्स एक्शन। ट्रम्प तब बड़े भाई की तरह, पूरे विश्व के बड़े भाई की तरह बोलेगा कि ठीक है, अब मैं ईरान को नेस्तनाबूद करके मैं इस चैनल को खोलता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तुम्हारे लिए। और इसीलिए अमेरिका ने यह प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे इनोसेंट देशों से कह रहा है कि आओ तुम मेरी मदद करो। मदद ही करानी है तो नेटो कंट्रीज से, वो तुर्की से क्यों नहीं कह रहा है? तुर्की जो कि एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है, नेटो है, उसकी अमेरिका के साथ पूरी ट्रीटी है डिफेंस की कि अमेरिकी बेस में हमला, तुर्की में हमला माना जाएगा और तुर्की साथ लड़ेगा। ये पूरी ट्रीटी हो चुकी है। तुर्की से बोले तो तुर्की अगर तुर्की चाह ले तो ईरान के ईस्टर्न बॉर्डर से ऐसी दिक्कत पैदा करे कि वेस्टर्न बॉर्डर में सिर्फ लगा हुआ ईरान झेल जाएगा और 4-5 दिन में घुटने टेक देगा। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है क्राइसिस पैदा करना वर्ल्ड में, जिसमें ईरान की नासमझी उसकी मदद कर रही है। दूसरी बात यह कि अमेरिका और इजराइल चुन चुन के मिलिट्री और स्ट्रेटजिक टारगेट्स को मार रहे हैं ईरान के अंदर। जैसा मैंने पहले भी बताया था, अब उन्होंने परमाणु रिएक्टर्स पे भी हमले करने आज से शुरू कर दिए हैं इजराइल ने, ईरान के। और ये लोग रॉकेट जो मार रहे हैं, कोई सड़क में गिरता है, कोई किसी में 2 नागरिक मर जाते हैं, कहीं पर कोई एक तेल का जो स्टोर था वो स्टोर लग जाता है। इन सब से वॉर नहीं लड़ी जाती। और ईरान का जो बचपना है वो बड़ी बड़ी बातों से, मुझे लगता है कई जनरल्स मैंने टीवी में देखा, जो हमारे जनरल्स हैं, वो ईरान को बोल रहे हैं कि ईरान जीत जाएगा, ईरान हरा देगा, ईरान ने ट्रंप को दांतों चने चबवा दिए। मुझे लग रहा है कि ये ईरान को और फंसाने के लिए हो रहा है, जिससे ईरान में एक ऐसी हवा चले कि नहीं हम जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान, अमेरिका कोई कहीं नहीं फंसा है, अमेरिका किसी चक्कर में नहीं फंसा है। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो चाइना करवा रहा है, वो अमेरिका के अंदर इस वॉर का और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध, वो मुझे लगता है सबसे खतरनाक चीज है, सबसे कंपेलिंग चीज है, क्योंकि वो विरोध पूरी तरह चाइना इंजीनियर्ड है। इस वॉर में अगर सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका के जीतने में किसी का हो रहा है तो वो चाइना का हो रहा है, रशिया का भी नहीं हो रहा। लेकिन चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका इसको कंक्लूजन तक पहुंचाए। तो मुझे लगता है अंदर की जो डिस्टर्बेंस है अमेरिका की, वो सीरियस ज्यादा है। बाकी वॉर में अमेरिका को कोई खास नुकसान हुआ नहीं है, उसके प्लान से चल रहा है सब। जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आप तीनों ही खास मेहमान इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि एक प्रमुख जिस तरीके से वो फैसले यहां पर ले रहे हैं और जो उनका मेन टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करके वापसी कर ली जाएगी। लेकिन इससे और देशों को नुकसान स्वाभाविक तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है, चाहे गैस की आपूर्ति हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो, और भविष्य में अगर युद्ध बढ़ेगा तो और बहुत सारी चीजें जिस पर दबाव आएगा, चीजें कम होंगी, सर्कमस्टेंसेस बिगड़ेंगे। तो ये कहा जा सकता है पुष्कल जी कि अब वापसी का समय है। लेकिन अगर वापसी समय रहते नहीं होती है, 15-20 दिन और खिंच जाते हैं ऐसे, तो संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल प्रद्युम्न जी, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज का था, अगर रिजीम चेंज के बाद एक दूसरी सरकार ईरान में आ जाती तो ये चीजें आगे ही ना बढ़ती। लेकिन अगले ही दिन हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए। जब हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए तो इन्होंने अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को पूरा किया, हिजबुल्लाह के सारे ठिकानों को नष्ट कर दिया। उसके बाद फिर रॉकेट के हमले तब भी नहीं बचे और इन्होंने 6-7-8 देशों पे भी हमले कर दिए। उन देशों में हमले करने से क्या हुआ कि देखिए, जितने देश, बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे अन्य देश हो, कतर हो, जहां हमले हुए, उन सबका रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से ज्यादा है। वहां पे रक्षा बजट 4% से शुरू होकर 9% तक जाता है, हमारे यहाँ 2.5% है। तो वो उन पे हमले हुए और हमले होने के बाद अब उनका रक्षा बजट 2-3% बढ़ेगा। और वो खरीदेंगे किससे? वो अमेरिका से ही तो लेते हैं सब सामान। तो फायदा किसका? अमेरिका का।
तो इन्होंने उन पे हमले किए, उसमें भी अमेरिका का फायदा हुआ। फिर इन्होंने गलती की, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया ईरान ने। अगर ये बंद ना करते तो पूरा विश्व में त्राही त्राही ना होती। इन्होंने एक मौका दे दिया कि पूरे विश्व में गैस की त्राही हो जाए, तेल की त्राही त्राही हो जाए, सारे देश कहने लगे कि भाई किसी भी तरह ये संघर्ष बंद करो। और तब अमेरिका डिसाइसिव हमला करके, इजराइल और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे कब्जा करके उसको यूएई को देना चाहता है, जिससे ऑयल पे पूरा कब्जा हो सके अमेरिका का। क्योंकि ये बात एक सत्य है कि जिसको रॉकेट रखने हैं, जिसको एयरफोर्स रखनी है, जिसको टैंक्स रखने हैं, उसको ऑयल पे कब्जा चाहिए। वो बैटरी और इन सब से नहीं चलते हैं, उसके लिए ऑयल चाहिए, गैस चाहिए। तो इसलिए अमेरिका चाहता है, और जहां पे ये हुआ वहीं पे चीन के पंख कट जाएंगे, क्योंकि चीन को सबसे बड़ा तेल का जो सप्लाई करने वाला है वो ईरान है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है, और ट्रंप किसी भी लेवल में वापस जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो ईरान के ऊपर है, वो ईरान की नासमझी है। देखिए, इनकी फर्स्ट लेवल के 70 तो लीडर मार दिए। अब 70 लीडर, पहले ही इनकी लीडरशिप जो थी वो कटमुल्ला लीडरशिप थी, उसको ज़्यादा स्ट्रेटजी पता नहीं थी। पता होती तो वो अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को उस तरह से डेवलप करते जैसे करना चाहिए। उनके पास सिक्योर कम्युनिकेशन तक अपना नहीं है, वो चाइनीज़ बीडू कम्युनिकेशन से काम करते हैं। तो उस वजह से उनको इंटेलिजेंस ट्रैकिंग, अभी उनके इंटेलिजेंस मंत्री को आज मार दिया इजराइल ने, ईरान के। तो वो इंटेलिजेंस उनकी पूरी मिल रही है इजराइल को, और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड। हाँ, युद्ध में अपनी कैजुअलिटी होती है, 10% जो एट्रिशन है वो एक्सेप्टेबल होता है, और यहाँ 10% नहीं, अभी अमेरिका इजराइल का 0.5% ही एट्रिशन हुआ है। तो मुझे लगता है टॉलरेंस बहुत है। ईरान जितनी जल्दी ये युद्ध समाप्त करेगा उतना भला रहेगा ईरान के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी चीजें अच्छी रहेंगी, और जो देश हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जो दुष्परिणाम पड़ रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अरविंद जी, एक तरफ ये कहा जाता है कि ट्रंप किसी का दबाव नहीं मानते हैं, वाकई में लग रहा है कि ट्रंप कोई और चाल चलने की सोच रहे हैं, या फिर सच में वो दबाव में हैं? देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बिहेवियर रहा है वो ये है कि देखिए, आखिरी समय तक जब बातचीत चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि ईरान और अमेरिका किसी एक हल पर पहुंच जाएंगे और लड़ाई नहीं होगी, और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने वहां पे हमला शुरू कर दिया। तो उससे ये अंदाज लगता है कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है, और ये उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। पर जो अमेरिका की जो घरेलू नीति है, और बहुत सारे जो पैनलिस्ट पैनल भी शेयर करते रहते हैं, खासकर जो रिपब्लिकन्स हैं, तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। डेमोक्रेट्स तो उनके खिलाफ है ही, और उसके अलावा जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके अपने कुछ पुराने जो एडवाइजर्स हैं, या एक जो तुलसी गबार्ड के साथ जो केंट नाम के जो सज्जन काम करते थे, उन्होंने भी अभी रिजाइन किया है ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि ईरान पे जो लड़ाई थी वो अमेरिका को करने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको उकसाया है। और कहीं ना कहीं ये सच भी लगता है, क्योंकि इजराइल के लिए तो मान सकते हैं कि ये लड़ाई एग्जिस्टेंस की है, पर यूनाइटेड स्टेट के लिए तो ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई नहीं थी, ये चॉइस की लड़ाई थी। और अभी जो कर्नल साहब जिस गैस फील्ड की बात कर रहे हैं, जिसपे बम्बार्डमेंट हुआ है, वो दरअसल कतर और ईरान उस गैस फील्ड को शेयर करते हैं, तो इससे कतर को भी नुकसान है वो एक तरीके से। और भारत के लिए तो किसी भी हालत में अभी अमेरिकन नीतियों को मतलब सपोर्ट करना, खासकर इंडियन मीडिया के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कारण ये कि सरकार भले खुले तौर पे स्टेटमेंट ना दें, पर मुझे लगता है कि सरकार ये चाहती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारे सरकार भी ये चाहती है कि हम अमेरिका की नीतियों का विरोध करें। सरकार ये नहीं कर सकती है, हम लोग ये कर सकते हैं। तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि गलत है और भारत के हितों के खिलाफ है। हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको अमेरिका ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रद्युमन साहब, बिल्कुल, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, और वॉर जोन में तो स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर खैर आ ही रही है। पीयूष जी, जिस तरीके की परिस्थिति अभी बनी हुई है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट की, अब आगे भविष्य के तौर पर आप क्या कुछ अभी समझ पा रहे हैं कि क्या परिस्थिति और बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए, फिलहाल मेरा तो ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक
बहुत ज्यादा प्रेशर में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार यहाँ पे है। ना केवल डोमेस्टिक स्थिति में, डोमेस्टिक परिस्थिति यदि देखे तो उन्होंने कई बार प्रेशर झेलना पड़ा है उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी के कारण, बल्कि आज वहां की जनता का भी प्रेशर है ईरान वॉर को लेकर के, क्योंकि इससे वैश्विक हानि ही हो रही है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट मूव है जो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं बहुत हद तक अमेरिका के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही हैं। फॉर दैट मैटर आप नाटो अलायंस को भी देख लें तो। तीसरी जहां तक आपने बात कही कि ये मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो जनरली इवेंचुअली धीरे धीरे उसको सामान्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्व हित, अदरवाइज ये तो जिस तरीके से थ्योरेटिकल एस्केलेशन इसका यदि हम जाएं तो ये तो बढ़ जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ। वो परिस्थिति कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती आजकल के वैश्विक परिवेश में। इसलिए मुझे लगता है कि समय आने पर कहीं ना कहीं अमेरिका को अपनी स्थिति को कमजोर करते हुए थोड़ा सा बैकफुट पे आने की मजबूरी होगी, और वो वैश्विक दबाव जो है उससे अमेरिका अभी जूझ रहा है। और न केवल वैश्विक दबाव, अंदरूनी तौर पे भी वहां की जो जनता का मत है वो इस दबाव को बनाने में बहुत हद तक सक्षम है और कर रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सक्षमता जो है वो तो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ ही रही है, लेकिन एक खास बात ये भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए धमकियों का दौर है। और पुष्कल जी, अब ट्रंप तो साफ तौर पर पहले भी और कई और नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई थी कि खामेनेई की मौत के बाद अगर बेटे को बैठाया तो बेटे को भी मार देंगे। अगर यही सब कुछ चलता रहेगा तो ईरान तो दोबारा से पनप नहीं पाएगा। देखिए, ईरान को पनपने का उद्देश्य इन लोगों का है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो एक मानसिक रोगी और पागल व्यक्ति है। ये जो पूरा प्लान है, जो इस अटैक का पूरा प्लान, ये पूरी योजना ये नेतन्याहू और मोसाद की है। उस योजना को डोनाल्ड ट्रंप को प्रस्तुत किया गया, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आई, क्योंकि इसमें अमेरिकन सुप्रीमेसी बढ़ रही थी वर्ल्ड में, और इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा ईरान का भला कोई सोच रहा हो, ये तो है ही नहीं। इसमें पूरे में ईरान का कोई भला नहीं है। इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, फ़ायदा इजराइल का है, और नुकसान ईरान और चाइना का सबसे ज़्यादा है। लेकिन चाइना की पूंछ दबी है, जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट ने भी बोला कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तो वर्ल्ड वॉर बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसकी कोई संभावना किसी प्रकार की नहीं है। कारण यह है कि रशिया एकदम तटस्थ है। आप यूं देखिए, उसके पास अपने तेल के भंडार हैं, और रशिया यूक्रेन के साथ जो लड़ाई लड़ रहा है उस बीच उसकी कई गुप्त समझौते उसके अमेरिका के साथ हुए हैं। अमेरिका के पास जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना ही एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करता था, वो देने के लिए अब यूक्रेन रेडी हो गया है। लेकिन चाइना के साथ उसके हाथ पैर इसलिए दबे हैं क्योंकि 500 अरब डॉलर का बिजनेस करता है चाइना अमेरिका के साथ, तो खुल करके वो भी सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए रशिया और चाइना ने ईरान के साथ मिलिट्री पैक्ट्स नहीं किए मिलकर लड़ाई लड़ने के। नहीं तो बहुत पहले ही वो कर लेते कि भाई तुम पे हमला, हम पे हमला माना जाएगा। 2025 में जनवरी में एक ट्रीटी हुई ईरान और रशिया के बीच में। उस ट्रीटी में सप्लाईज की ट्रीटी हुई, लॉजिस्टिक की ट्रीटी हुई, लेकिन रशिया ने मना कर दिया कि हम मिल के नहीं लड़ेंगे साथ, तो वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। ईरान का तो नुकसान ही नुकसान है, ईरान का कोई लाभ नहीं है इसमें। और ये एक सबसे बड़ा सबक हमारे लिए है। हमारे देश को हम सिर्फ महंगाई और उससे ना देखें, वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। वो बढ़ाना तो दोनों देशों का उद्देश्य है। ईरान भी चाहता है ग्लोबल क्राइसिस हो और अमेरिका भी चाहता है ग्लोबल क्राइसिस हो। इसीलिए दोनों ही देश तेलों पे अटैक और इस तरह के काम रोकने के काम कर रहे हैं, सप्लाई रोकने के। लेकिन भारत को यह सीखना चाहिए ईरान से कि ईरान के पास जब समय था, पैसा था, संसाधन था, तो उसने अपनी फौजों को मजबूत नहीं किया, अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत नहीं किया। और भारत को यह सीखना चाहिए कि चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, असलियत में अंदर से वो सारे हमारे दुश्मन हैं। जब तक भारत हिंदू बाहुल्य है तब तक ये सारे देश हमारे दुश्मन हैं, ऊपर से वो कुछ भी डिप्लोमेटिकली दिखाएं। इसलिए अपने आप को इस लायक बनाना है कि इनमें से कोई भी देश हम पे अटैक करके या हम पे इस तरह का प्रेशर, ईरान जैसी स्थिति हमारी ना करे। उसके लिए हमको अपनी फौज को, अपने नागरिकों को, अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत और मजबूत करना होगा। ये 2.5% का जो पीनट, ये मूंगफली के दाने वाला रक्षा बजट है, इससे कतर का भी काम नहीं होता है। वो भी 4 से 6% करता है अपना रक्षा में खर्च। तो हमें ये सब चीजें लेसन सीखने चाहिए। बिल्कुल, कहने की कोशिश पूरी यही रहती है, लेकिन परिस्थिति बड़ी विपरीत यहाँ पर बैठ रही है अरविंद जी। क्योंकि देखिए, विस्तार पूर्वक हम जो चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, अब मिडिल ईस्ट को अगर शांत कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ईगो की बात यहाँ पर फंसती हुई नजर आएगी। क्योंकि आप इससे सहमत होंगे पुष्कल जी कि ट्रंप
ईगोइस्टिक इंसान यहाँ पर नजर आते हैं। उनका ईगो मानसिक रोगी सेटिस्फाइड हैं, होना बेहद ईगोइस्टिक से भी जरूरी है। ऊपर, ईगोइस्टिक से भी ऊपर वो मानसिक रोगी हैं। अरविंद जी। बिल्कुल द्विवेदी जी एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो साइकोपैथ हैं, और जब हम साइकोपैथ बोल रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। कारण ये है कि दुनिया को और हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, और यह समझने के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप को साइकोपैथ ही मानना चाहिए। क्योंकि अगर एप्स्टीन फाइल सही है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर अगर वो सही है और अगर कोई 12 साल की बच्ची को लेकर अगर किसी के मन में कुछ खास ख्याल है, तो तमाम चीजें हैं जिसको मुझे लगता है कि अभी हमें किसी भी नेशनल टेलीविजन पे बोलना ठीक नहीं होगा। पर यह तो मानना पड़ेगा कि गाजा में भी अगर हम देखें तो 70,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। तो एक तरीके से जेनोसाइड, नरसंहार, मुझे लगता है कि ये कई बार अमेरिकी सरकार की नीतियों का हिस्सा हो गया है। और बिल्कुल द्विवेदी जी ने ये बिल्कुल सही कहा है। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म चलता है, सेल्फ हेल्प। अगर हम खुद मजबूत नहीं होंगे तो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। और यह भी सच है कि बहुत बार जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में जब भारत पे कश्मीर के मुद्दे को वोटिंग का मामला आया, तो ईरान में हमारे पक्ष में वोट नहीं किया। पर एक चीज खास जो प्रद्युमन साहब जो ध्यान देने वाली है, वो ये कि यह समय अभी ईरान से शिकायतें करने का नहीं है। अगर इस समय हम ईरान से शिकायतें करेंगे तो होगा यह कि जो अमेरिकी जो हमारे लिए ज्यादा खतरा है और हमारे लिए जो ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है, वह ताकतवर हो जाएगा। तो हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए और जो गलत हो रहा है उसका पक्ष लेना चाहिए। और खासकर ब्रिक्स जैसे मंच में मुझे लगता है कि अमेरिकी दबाव के बिना हम लोग आवाज उठाएंगे इस हमलों के खिलाफ, बस ना करेंगे। भारत ने अभी ईरान की मदद के लिए जो मानवीय सहायता हो सकती है, उसके लिए भी भारत ने बिल्कुल तैयारी कर ली है, और वो ईरान में खासकर वहां जो हताहत लोग होंगे उनकी मदद करेगा। जी चलो ठीक है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। आपने साफ तौर पर देखा वॉर जोन में ट्रंप फंस चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ अहम निर्णय ट्रंप लेते नजर आते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।